नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आर फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल। अनुच्छेद 13(2) संविधान का यह कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि का निर्माण नहीं, किसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो भाग 3 में वर्णित अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को समाप्त करती है या उनका अतिक्रमण करती है, और बनाई गई ऐसी कोई भी विधि विरोध की सीमा तक असंवैधानिक होगी। अब विधि शब्द में शामिल है आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, ये सब विधि में सम्मिलित है। प्रवर्तित विधि क्या है? प्रवर्तित विधि लॉ एंड फोर्स से तात्पर्य उन विधियों से है जो सक्षम विधानमंडलों द्वारा पारित की गई हैं, इस संविधान के प्रवर्तन से पूर्व अस्तित्व में थी तथा जिन्हें इस संविधान द्वारा निरस्त, रिपील नहीं किया गया है, निरसन नहीं किया गया है जिनका। अतः अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसी विधि नहीं बना सकता जिनके द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन होता है, यानी मौलिक अधिकार असंशोधनीय है। क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि विधि क्या है और संविधान संशोधन जो किया जाता है, संवैधानिक संशोधन, वो उस विधि में शामिल है या नहीं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में उत्पन्न हुआ। 1951 में अनुच्छेद 31 में 2 नए अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए थे। इस संशोधन की वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी का तर्क था कि अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त विधि समान है, चूँकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है, अतः इसे अवैध घोषित किया जाए। लेकिन न्यायालय ने इन तर्कों को अस्वीकार किया और यह धारित किया कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत वह विधि आती है जो एक विधानमंडल साधारण विधायी शक्तियों के अंतर्गत पारित करता है, जबकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधि वास्तव में संवैधानिक संशोधन जो है वो संवैधानिक विधि है जो कि साधारण विधि से भिन्न है। अतः संविधान संशोधन और विधि में अंतर है। पुनः यही प्रश्न सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में उत्पन्न हुआ और उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए संविधान संशोधन व विधि में अंतर स्थापित किया। IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण वाद में यही प्रश्न पुनः उठा, लेकिन इस वाद में न्यायालय ने उपरोक्त दोनों वादों के निर्णयों का अनुकरण न करके यह धारित किया कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, चाहे वे साधारण विधायी शक्ति के अंतर्गत बनाई गई हो या फिर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित की गई हो। इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया हुआ संशोधन यदि संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है या उनका अतिक्रमण करता है या उन्हें संकुचित करता है, तो वह संशोधन ही असंवैधानिक या अवैधानिक होगा। और मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव ने चेतावनी दी कि भविष्य में संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाए जिससे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो। इस स्थिति का समाधान करने के लिए 1971 में संसद ने संविधान में परिवर्तन किया और अनुच्छेद 13 में एक वाक्य जोड़ा जिसे अनुच्छेद 13(4) कहते हैं। अनुच्छेद 13(4) इस अनुच्छेद ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगी। इस संशोधन को चुनौती दी गई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के महत्वपूर्ण वाद में। इस वाद में न्यायालय ने बहुमत से स्वीकार किया कि साधारण विधि और संविधान संशोधन में प्रकार का अंतर यानी क्वालिटी का अंतर है, और यह अंतर है वैधता के आधार का, क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी। साधारण विधि
अपनी वैधानिकता के लिए किसी उच्च विधि पर निर्भर है, जबकि संविधान अपनी वैधानिकता के लिए किसी उच्च विधि पर निर्भर नहीं होता है। अतः संविधान संशोधन, जो कि स्वयं सूक्ष्म संविधान ही होता है, साधारण विधि से वैधता के आधार पर भिन्न है। इस प्रकार न्यायालय ने घोषित किया कि अनुच्छेद 13(2) की विधि साधारण विधि है, जो साधारण विधायी शक्ति का परिणाम है, जबकि अनुच्छेद 368 द्वारा पारित विधि विशेष विधि है। यह वास्तव में मौलिक विधि है। संविधान संशोधन वास्तव में सूक्ष्म संविधान ही होता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, और संविधान विधियों के पद सोपान में हिरार्ची में सर्वोच्च शिखर पर है। साधारण विधि को अपनी वैधता संविधान से प्राप्त करनी होती है, जबकि संविधान की वैधता स्वयं संविधान में अंतर्निहित होती है। अतः संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान निर्माण शक्ति का प्रयोग कर संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार संसद संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है, क्योंकि यह संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि नहीं है। परंतु इसी वाद में न्यायालय ने संसद पर यह प्रतिबंध लगाया, संसद की शक्ति पर, कि संसद अपनी शक्ति का प्रयोग कर संविधान के आधारभूत ढांचे को ही नष्ट नहीं कर सकती है। यानी संसद अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान की मूलभूत विशेषताएं ही समाप्त हो जाएं। और चूंकि मौलिक अधिकार हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, अतः संसद सारे मौलिक अधिकारों को एक साथ समाप्त नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में ही बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया गया था। इसमें न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है और वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, परंतु संसद अपनी शक्ति को इस प्रकार प्रयुक्त नहीं कर सकती कि संविधान के आधारभूत ढांचे यानी संविधान की मूलभूत विशेषताओं को ही समाप्त कर दे। अपने अलग अलग निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के अलग अलग उदाहरण दिए हैं, जैसे स्वतंत्र चुनाव का अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, लोकतंत्रात्मक स्वरूप, तीनों सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आदि ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें न्यायालय ने अपने वादों में अपने निर्णयों द्वारा संविधान का आधारभूत ढांचा निर्धारित किया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अधिकार जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इन्हें संसद किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकती, यानी इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती कि संविधान का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद के बाद ये स्थिति है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, परंतु संसद अपनी शक्ति इस प्रकार प्रयुक्त नहीं कर सकती कि संविधान का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।